गया है। विपक्ष का क्या पोजीशन है, खासकर आपकी पार्टी का क्या विजन है, क्या रोल है, कैसे स्टैंड कीजिएगा? नहीं, विपक्ष में हम लोग तो हमेशा रहे, हम तो कभी सत्ता में रहे नहीं हैं। तो स्टैंड करने का एक ही है कि जनता के साथ, जन मुद्दों के साथ, जन संघर्षों के रास्ते हम लोगों को बढ़ना है, और यही हम लोग करते रहे हैं। पिछले जब से हमारी पार्टी बनी बिहार में, पिछले 50 साल से यही पार्टी का रास्ता रहा है, और इस रास्ते पर ही हम लोग चल रहे हैं, चलेंगे। और ये ज़रूर है कि इससे पहले देश में इतनी ख़राब स्थिति नहीं थी। लोगों को ये लगता था कि चलो न्यायालय में जाएंगे तो वहाँ इंसाफ मिल जाएगा, चुनाव होगा तो चलो चुनाव में कोई सरकार अगर नापसंद है तो उसके खिलाफ वोट दे करके उस सरकार को हम गिरा देंगे। तो अब जिस तरीके के चुनाव हो रहे हैं, जो न्यायपालिका का रुख है, वो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में लोगों के लिए बहुत ही एक चुनौती वाला दौर है। और इस दौर में भी लेकिन हमारे लिए लोगों के आंदोलन, लोगों का संघर्ष ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसी पर हम लोग देखते हैं। आखिर लेफ्ट इतनी मेहनत जमीनी स्तर पर करते हुए दिखा देती है, लेकिन कहीं भी उसका परिणाम उस तरह से नहीं आ पाता सामने। अगर बंगाल की हम बात करें तो लेफ्ट काफ़ी वहाँ मजबूत हुआ करता था, लेकिन जब इस बार का चुनाव देखें तो लेफ्ट वापसी नहीं की, बल्कि बीजेपी वहाँ आ गई। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी को कैसे रोका जा सकता है, और लेफ्ट फिर क्यों नहीं उसको सरकार? देखिए, बीजेपी को रोकने के लिए इस देश में आंदोलन के अलावा, जिसके बारे में हमने कहा कि देश को अब आज़ादी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के इस शासन से जो तानाशाही है, इससे लोकशाही के लिए एक आज़ादी जैसा एक आंदोलन चाहिए। चले उड़े चल सुगना गौवा के ओर, जहाँ माटी में सोना हेराइले बा, माटी में सोना हेराइले बा। घर अंगनैया के सपना सजा से सरसों छिटाइले बा। नमस्कार दर्शकों, जनता फर्स्ट न्यूज़ एकमात्र विश्वसनीय चैनल। बता दें, सीपीआईएमएल के 11वें राज्य स्तरीय सम्मेलन का दरभंगा के प्रेक्षागृह में जोशो खरोश से मनाया गया। बता दें कि 3 दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से बीजेपी और जिस तरह से बुलडोजर राज का प्रचलन चल रहा है, जनता को विरोध करना चाहिए, जनता को एकजुट होना चाहिए, गोलबंद होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि फांसीवाद के खिलाफ और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ, गरीब मजदूर के हक के खिलाफ वह हमेशा खड़े रहेंगे, कमजोर के साथ वो हमेशा खड़े रहेंगे। उनकी पार्टी मजबूत स्थिति में है और आने वाले समय सीपीआईएमएल का है। जिस तरह से देश में द्वेष और आक्रांत फैलाया जा रहा है, मतभेद फैलाया जा रहा है, भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, निश्चित ही गरीब मजदूर और सीपीआईएमएल का समय आने वाला है, भाकपा माले का समय आने वाला है। दीपांकर भट्टाचार्य के साथ लोग और भी गणमान्य मौजूद थे, क्या कुछ कहा लोगों ने, सुनिए। आप लोग अगर कुछ पूछना। मंजू प्रकाश जी हमारे अध्यक्ष मंडल में हैं, बिहार के महिला आयोग के अध्यक्ष रह चुकी हैं, सीपीएम से एक ज़माने में बक्सर से भी रह चुकी हैं हमारी पार्टी। 13 साथियों का एक अध्यक्ष मंडल के द्वारा सम्मेलन का संचालन हो रहा है। भजना चीफ तो है ही, तो बाकी अभी सम्मेलन चल रहा है, इसलिए बहुत कुछ कहना। तो अगर आप लोग खास सवाल जानना चाहेंगे तो कुछ बात हो सकती है। शेष तो सम्मेलन कल तक चलेगा, सम्मेलन होता है, ठीक है। तो ये सम्मेलन हमारा ड्यू था और पूरे बिहार भर से प्रतिनिधि साथी आए हैं, चर्चा कर रहे हैं पार्टी के पूरे कामकाज की जो रिपोर्ट रही है पिछले 3 साल की, बिहार की आज की जो परिस्थिति है इसके ऊपर, और आगे हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में एक कार्यक्रम हम लोग तय करेंगे। ये है, नई कमेटी का भी चुनाव होता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी में तो इसी तरीके से काम होता है, जिसको आप कहते हैं कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी। तो पूरे लोग जो आए हैं वो डेलीगेट वो नीचे से चुन करके आए हैं, जिलों से, प्रखंडों से। और कुल कितने हैं हमारे पास इस समय डेलीगेट? 655, करीब 700 प्रतिनिधि यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। अलग अलग मोर्चे पर काम करने वाले लोग भी हैं, किसान मोर्चे पर, ग्रामीण मजदूरों के मोर्चे पर, महिला मोर्चे पर,
छात्र नौजवानों के सवाल पर, है ना। तो बातें हो रही है अभी फ़िलहाल। कल एक उद्घाटन सत्र था जिसमें इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल हैं सभी दलों को हमने बुलाया था और सभी दल के प्रतिनिधि आए थे और एक बातचीत अच्छी हुई वहाँ कि बिहार में और पूरे देश में बिहार में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। और जब इससे पहले नीतीश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनका नारा होता था सुशासन, सुशासन की बात करके वो आए थे। अब मुख्यमंत्री का नारा है बुलडोज़र राज, कि हम बुलडोज़र का राज चलाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में बीजेपी क्या करना चाहती है। चुनाव से पहले 10,000 रुपये देने की बात हो रही थी, अब जगह जगह बुलडोज़र चल रहा है, लोगों का घर गिराया जा रहा है, बेरोज़गारी चरम पर है। छात्र नौजवान अगर कोई शिकायत करे, पटना शहर में कोई जुलूस निकले, लाठियां चल रही हैं। तो लग रहा है कि बुलडोज़र की सरकार है। लाठी गोली तो शायद अभी नहीं चली है, लेकिन गाली तो खूब मिल रही है लोगों को। तो लाठी की सरकार, गाली गलौज की सरकार, बुलडोज़र की सरकार आ चुकी है। इसीलिए लड़ना है, लोग लड़ रहे हैं। और जिस तरह से नीतीश जी ने, एक ज़माने में नीतीश जी ने भरोसा दिया था लोगों को कि हम पूरे बिहार के जो सामाजिक न्याय का आंदोलन है उस आंदोलन के प्रतिनिधि हैं। और बीजेपी के साथ अगर गठबंधन है भी, लेकिन सांप्रदायिकता के सवाल पर कहीं कोई समझौता नहीं होगा, भ्रष्टाचार पर समझौता नहीं होगा, अपराध के सवाल पर कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन ये कह करके उन्होंने पूरे बिहार को भाजपा के हाथ में सौंप दिया है। तो मेरे ख्याल से अभी कम्युनिस्टों के लिए भी और जितने समाजवादी धारा के लोग हैं सबके सामने ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि ये जो बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, चुनाव तक उनको नीतीश जी की ज़रूरत थी। नीतीश कुमार के नाम पर उन्होंने वोट मांगा, लोगों ने भी भरोसा करके वोट दिया, लेकिन चुनाव के बाद अभी जो स्थिति बनी है तो वो तो लोग बेहद इस समय बिहार के अंदर। क्या लग रहा है जो मतदाता सरकार बना रही है या सरकार मतदाता बना रही है? ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि सरकार ने ये काम ले लिया अपने ऊपर। जो मतदाताओं का काम था सरकार चुनने का, अभी चुनाव आयोग के जरिए सरकार ने मतदाताओं को चुनने का कार्यक्रम अपने हाथ में ले लिया है। और ये हुआ है बिहार में, ये हुआ है बंगाल में, हर जगह अब तो पूरे देश में हो रहा है। और जहाँ भी हो रहा है वहाँ लाखों की तादाद में लोग, उनके जो सबसे बुनियादी अधिकार है वोटिंग राइट, इस राइट से उनको वंचित किया जा रहा है। सर, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि वार को देखते हुए कि सोना न खरीदें, इससे तो पहली बात जो आपको समझ में आ जाएगी कि प्रधानमंत्री किन के बारे में सोचते हैं। सोना ना खरीदे तो सोना कितने लोग खरीदते हैं देश में। आप विदेश यात्रा ना करें, कितने लोग घूमने के लिए बाहर जाते हैं। तो देश का, हमारे समाज का एक बहुत छोटा हिस्सा है जो सोना खरीदते होंगे, जो विदेश घूमने के लिए जाते होंगे। तो इन्हीं के बारे में वो बात कर रहे हैं। वो 80-90% लोग जिनके पास रोज़गार नहीं है, जिनको घर से बाहर निकले बगैर उनको दिहाड़ी नहीं मिलने वाली है, वो उनको सलाह दे रहे हैं कि घर में रहो। जो ट्रेन में भर भर करके आते हैं किसी तरीके से जान हथेली पे लेकर के, उनसे आप कह रहे हैं कि पब्लिक इसमें चलो, ट्रांसपोर्ट में। उनके पास कोई निजी गाड़ी है क्या? वो तो उसी में चलते हैं। तो आपने तो पूरे देश के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था उसको ख़त्म कर दिया। आपने पूरे देश में ऐसी नीति थोपी जो आज ये जो आप गैस का, पेट्रोल का, डीजल का ये जो संकट देख रहे हैं, ये रातों रात तो नहीं आया है। ये तो पिछले 10 साल से आपकी पूरी निर्भरता बनी हुई है कि पूरे देश में भी जो एक समय ONGC था, हमारे देश के तेल की कंपनियां थी, देश के अंदर और कहाँ तेल मिल सकता है, गैस मिल सकता है, इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए सोचा जाता था, वो सब ख़त्म हो गया है। तो पूरी तरह से अमेरिका परस्त, पूरे देश को आत्मनिर्भर कहते रहे कि आत्मनिर्भर बनेंगे, लेकिन देश को इन्होंने अमेरिका निर्भर बना दिया। तो ये जो अमेरिका निर्भरता, अमेरिका परस्ती, और आज अमेरिका खुद परेशान है, तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान भी तब परेशान होगा। तो इनकी नीतियों के चलते आज देश में इतना बड़ा संकट आया है और वो पूरा का पूरा संकट का बोझ उन लोगों पर लाद रहे हैं, गरीबों पर ज़्यादा लाद रहे हैं, मजदूरों पर ज़्यादा लाद रहे हैं। और हमें लगता है जो मुख्य न्यायाधीश हैं
उन्होंने जो बेरोज़गार नौजवानों के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया, इन्होंने कहा कि ये पूरे देश में ये कॉकरोच है, पैरासाइट है। तो पढ़े लिखे नौजवान जो अपने हक की आवाज़ उठाते हैं, उनके बारे में अगर कोई देश के मुख्य न्यायाधीश उनको कह दे कि पैरासाइट है, ये देश के दुश्मन है, तब ये नौजवान जाएंगे कहाँ? तो मेरे ख्याल से बहुत चिंता की बात है कि देश में तमाम संस्थाओं में भी जो गिरावट आई है, और ये सरकार तो पूरी तरह से एक बोझ बन चुकी है। मंजू जी, एक लाइन में अगर ये आपसे जानना चाहें कि प्रधानमंत्री ये देश के लोगों की जिम्मेवारी निभा रहे हैं, जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? जिम्मेदारी जो वो तो कभी भी निभाते हुए हमने देखा नहीं। पहली बात तो वो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन पूरे साल भर उनके भाषणों को सुनिए, वो सारे भाषण देश में देश को विभाजित करने के लिए, लोगों में नफ़रत भरने के लिए, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए करते रहते हैं। तो सबके लिए तो बात करते ही नहीं है। अभी हमने बताया कि इतना बड़ा संकट अगर आया है, आप ही की वजह से आया है, आपको उस संकट में पूरे देश को संबोधित करना है, लेकिन आप संबोधित कर रहे हैं कुछ बड़े अमीरों को कर रहे हैं, कुछ पैसे वाले लोगों को ही कर रहे हैं। गरीब जो है वो आपकी नज़र में कहीं है ही नहीं। वो राशन आप देते हैं, जिनको आप राशन देते हैं उनसे आप कह रहे हैं कि भाई सोना मत खरीदो, उनसे आप कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल कम फूको। ये कौन सी बात हो रही है? तो इसीलिए ये प्रधानमंत्री कभी भी इन्होंने प्रधानमंत्री की भूमिका इन्होंने नहीं निभाई, और ये जैसे जैसे समय जा रहा है लोग और ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। जो बातें होती थी कि दुनिया में भारत का कोई डंका बज रहा है, वो भी बहुत बड़ा झूठ था, और उस झूठ का भी भंडाफोड़ी है। तो वो तो सिर्फ माले का अपना नहीं है, वो तमाम हर तबके के लोगों के सामने बड़ा सवाल है, पूरे देश के तमाम विचारधारा के लोगों के सामने सवाल है। लोग सोचेंगे, जहाँ तक आपने पूछा कि भाई वामपंथी इतनी मेहनत करते हैं और वो मेहनत चुनाव में उसका परिणाम नहीं दिखता है, ऐसा रहेगा, लेकिन इससे हमारे मेहनत में कोई कमी नहीं आने वाली है। हम वो ऐसे लोग नहीं हैं कि चुनाव में कितनी सीटें हैं, कभी हमको 0 सीट भी मिल गई थी बिहार में, 2010 में हमारे पास एक भी सीट नहीं थी। तो इस बार भी ये हमें पता है कि हमें 2020 में जब 12 सीट मिली थी, हमें 13 लाख वोट मिले थे। इस बार हमें सिर्फ 2 सीट मिली, लेकिन वोट हमें मिले हैं 14 लाख से ज़्यादा। तो हमारे लिए वोट महत्वपूर्ण है। लोगों ने जिस उम्मीद के साथ हमारे साथियों के लिए वोट डाला है चुनाव में, तो वो लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उनकी उम्मीद महत्वपूर्ण है, उनके सवाल महत्वपूर्ण है, और इसीलिए हमारी मेहनत में, हमारे प्रयासों में कतई कोई कमी नहीं आएगी। बाकी चुनाव में हार जीत अपनी जगह पर है। विपक्ष का गोलबंद नहीं रह पाना चुनाव के समय में, ये एक महत्वपूर्ण नहीं, विपक्ष तो एकजुट है, लेकिन ये ज़रूर उसमें बहुत देर हुई, वो ठीक है। हमने कल भी जो बातें की यहाँ कि विपक्ष जो है वो सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, सिर्फ विधानसभा के लिए नहीं, विपक्ष साल भर के लिए है, सड़क के लिए भी है, हर तबके के लिए है, उनके आंदोलनों के लिए है। हमारी ये कोशिश होगी कि पूरा बिहार में विपक्ष और मजबूत हो, विपक्ष की एकता मजबूत हो, विपक्ष की गतिविधि और तेज हो, और जनता और ज़्यादा संगठित होकर के आंदोलन चुनाव के समय विपक्ष एक। बाकी ठीक है, आप चुनाव याद है, अभी तो चुनाव तो खत्म नहीं, कोई कारण अभी नहीं है। अभी तो चुनाव जहाँ हुए हैं, बंगाल में लोग कह रहे हैं कि भाई बड़े पैमाने पर फिर वोट चोरी हुई है। असम में जिस तरीके से परिसीमन हुआ है, वहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र में मजाक हो गया है। तो चुनाव में तो किस तरीके से भाजपा के लोग चुनाव जीत रहे हैं वो सबके सामने है, और पूरे देश के सामने सवाल है कि कैसे इससे हमको एक छुटकारा मिले। बिहार और अन्य राज्यों में सीट शेयरिंग पर महागठबंधन के बीच अभी कोई सामने चुनाव नहीं है, अभी कोई सीट शेयरिंग की बात नहीं है। आरजेडी जैसी पार्टियों की ज्यादा सीट देने की मांग पर माले और नहीं, अभी कोई सीट की बात नहीं है, अभी तो बुलडोजर की बात है। अभी इस समय सामने आप देखेंगे कि पूरे बिहार में इन्होंने किस तरीके से लोगों को बांटने का, मीट मछली के सवाल पर भी लोगों को बांटने की इन्होंने कोशिश की। जगह जगह लोगों में नफ़रत भरने की पूरी कोशिश, हमारी तो पूरी कोशिश रहेगी कि बिहार में लोग एकजुट रहे, शांति कायम रहे, लोगों के बीच में सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे, और किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, छात्रों को अपना हक मिले। यूपी में तो सर चुनाव है, उसकी तैयारी वो आएगा, यूपी चुनाव आएगा, जब चुनाव आएगा बिल्कुल हम लोग तैयारी हालिया करेंगे। चुनावों में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण साफ दिखा। हाँ। माले इसे कैसे तोड़ेगी? हम लोग तोड़ रहे हैं, क्योंकि हम हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए जो ज़रूरी सवाल है, उन ज़रूरी सवालों पर लड़ रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य,
इन मुद्दों पर लड़ रहे हैं, जो हिंदुओं का भी है, जो मुसलमानों का भी है। नमस्कार। हाँ नहीं, तेजस्वी जी को कल हमने कहा था, लेकिन कल किसी कार्यक्रम के चलते वो आ नहीं पाए, लेकिन मंगनीलाल मंडल जी आए थे, तो सभी दल के नेता तो आए थे।